हेलो एवरीवन। अपनी हिस्ट्री की कक्षाओं में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भारत में गवर्नर जनरल वायसराय के जाने के बाद में कांग्रेस नाम की एक संस्था का गठन होता है। हालांकि ऐसी बहुत सारी दूसरी संस्थाओं का भी गठन हुआ है, इनकी चर्चा भी हम समय समय पर करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, इसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में हमने कल महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की है, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें देखा। कल हमने बात किया कि किस तरीके से सन 1885 में एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक संस्था गठन होता है जिसका नाम पड़ा कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके द्वारा सुझाया गया था कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो कि अंग्रेज़ों के सामने अपनी डिमांड रख सके, एक संस्था के रूप में अपनी मांग रख सके। उसके बाद में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस नाम की एक संस्था का गठन किया जाता है, जिसमें शुरुआत में कुल 72 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद में जो पहला मीटिंग था, जो पहला अधिवेशन था इस संस्था का, वो हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। इस मुंबई के इस कॉलेज में होने का वजह क्या था? शुरुआत में ये जो बैठक है ये पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, इसीलिए बाद में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इस बैठक को आयोजित किया गया। इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनका नाम क्या है, A.O. ह्यूम। ठीक, संस्थापक सदस्यों में अगर कहा जाए कि कौन कौन थे, तो एक तो हैं आपके A.O. ह्यूम, और इसके अलावा आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर इस संस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको शिमला का संत भी कहा जाता है, इनको शिमला बड़ा पसंद था। ठीक है, A.O. ह्यूम को ही कांग्रेस का पहला सचिव बनाया जाता है। और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, कांग्रेस को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भारतीय व्यक्ति ने तो रखा नहीं था। ठीक है, एक ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट सुझाया था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी संस्था चाहते थे जिनके माध्यम से लोगों का गुस्सा जो है वो गैर हिंसक तरीके से निकल सके, और उसी श्रेणी में एक संस्था जिसका नाम कांग्रेस पड़ा, इसको बनाया गया। अब यहाँ पे लोगों को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि एक संस्था के रूप में अगर कोई हिंसा करेगा तो पूरी की पूरी संस्था और इससे संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इंडिविजुअल जब कोई वायलेंस होता है तो इसमें पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति यहाँ पे हिंसा में शामिल है, लेकिन एक संस्था के रूप में सभी तो वहाँ पे रजिस्टर्ड लोग होंगे, सभी का नाम वहाँ पे दर्ज होगा कि कौन कौन इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस तरीके से एक संस्था के रूप में इसको डेवलप करने के लिए ही लॉर्ड डफरिन ने और A.O. ह्यूम ने मिलकर के एक प्रस्ताव रखा कि ऐसी कोई संस्था बनाई जाए, और उसी की वजह से 72 लोगों के साथ एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम कांग्रेस पड़ा। और बाद में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग लोग कांग्रेस के बारे में अलग अलग राय रखे हुए हैं। जैसे कि बैडरबर्न ने इसको क्या कहा? बैडरबर्न ने इसको कहा कि ये सरकार के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, जहाँ पर लोगों का गुस्सा जो है वो हिंसक तरीके से फूटने की बजाय अहिंसक तरीके से, मतलब वो अपनी क्या करेंगे, डिमांड रखेंगे और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको खत लिखेंगे, उनको कोई घोषणा पत्र सौंपेंगे, कोई कह सकते हैं कि उनको कुछ रिक्वेस्ट लेटर, एप्लीकेशन वगैरह सौंपेंगे। इस तरीके से बैडरबर्न ने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है ब्रिटेन की सरकार के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके बाद में लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है। ठीक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। ठीक है, कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने कहा कि यह एक देशद्रोही संगठन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार इसमें जो गरम दल के नेता थे वो हिंसक गतिविधियों में भी संलिप्त हो जाते थे, इसीलिए इसको देशद्रोही संगठन कहा गया।
और जब कांग्रेस जो भागों में विभाजित हो रहा था, नरम दल और गरम दल में, उसी समय इन्होंने कर्जन ने ही एक और स्टेटमेंट कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाता जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा तिलक तिलक ने क्या कहा? तिलक ने कहा कि बरसाती मेंढक की तरह टर्राने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसके अलावा गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन बना सकता हूँ। ठीक है। अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग वक्त में ये बातें कही गई थी अलग अलग विचारकों के द्वारा। ठीक। इसके बाद में हमने चर्चा किया था कि कांग्रेस हर साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अलग अलग जगहों पे मीटिंग किया करती थी। इसी को ही अधिवेशन कहा गया। ठीक। ये जो है सामान्य अधिवेशन कहे जाते थे, लेकिन इसके अलावा अगर वर्ष के बीच में कभी अधिवेशन या मीटिंग की आवश्यकता होती थी तो उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता था। ठीक है। और इसी सामान्य अधिवेशन में कुछ अधिवेशन इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो 1885 से लेकर के 1947 तक लगभग 150 से ज़्यादा अधिवेशन हुए होंगे, लेकिन सभी उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इनमें से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है इनकी चर्चा हम यहाँ पर कर चुके थे। जैसे कि 1885 जिस वर्ष कांग्रेस का गठन हुआ है उसी वर्ष पहला अधिवेशन हुआ है। ठीक। इस अधिवेशन की का आयोजन किया गया बम्बई में और इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अलावा दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए दादा भाई नौरोजी। अब ये पहले फारसी अध्यक्ष थे। तीसरा अध्यक्ष हुआ 87 में मद्रास में हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट हुआ है 88 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले पहले यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे शामिल हुए। इसके अलावा 89 बम्बई में हुआ, बेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं को भी शामिल किया गया। इसके अलावा 96 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक। 1901 का अधिवेशन है, गांधी जी पहली बार कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए थे। 1905, ठीक है, कहाँ पे हुआ? बनारस में। 1905 बनारस में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई यहाँ से। और 1907 सूरत अधिवेशन, यहाँ पे नरम दल और गरम दल अलग अलग दल के रूप में विभाजित हो गए। ठीक है। विचारधारा मेल न खाने की वजह से ये दोनों अलग अलग पार्टी के रूप में विभाजित हो गए थे। ठीक है। इसके अलावा 1907 के बाद में हमने देखा था 1916। ठीक है। 1916 से पहले ना 1911 भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है। 1911 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था और इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है। राष्ट्रगान मतलब जनगण मन। जनगण मन के लेखक और इसको कब रचा गया था और किस किताब से इसको लिया गया है, ये सारा कुछ आप एक बार मुझे बताएंगे। ठीक है। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। राष्ट्रगान की पहली बार राष्ट्रगान गाया गया यहाँ पे। और जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, राष्ट्रगीत, ये कब गाया गया था? 96 वाले अधिवेशन में, 1896 वाले अधिवेशन में कलकत्ता में जो हुआ था। ठीक है। इसके बाद में 1916 लखनऊ अधिवेशन, नरम दल गरम दल में समझौता हुआ, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे इसका गठन जो है वो 1906 के आसपास इसका गठन हुआ था। उसके बाद में 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और 1924 ये पहला मौका था जब गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। 1925 सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया, पहली भारतीय महिला। सरोजिनी नायडू यहाँ पे पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उसके बाद में 29 का अधिवेशन हुआ लाहौर में, नेहरू जी इसके कह सकते हैं कि अध्यक्ष रहे और यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई। 26 जनवरी को रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराने का निर्णय यहीं पे लिया गया। 26 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराया भी गया था। ठीक है। और इसीलिए इसको पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में मैंने बताया कि 26 जनवरी का डेट जो है वो इतना महत्वपूर्ण था कि इसी दिन हमने अपना पूरा संविधान लागू किया। वैसे हमारा संविधान पहले ही बनकर तैयार हो चुका था।
उसके बाद में 1931 का कराची अधिवेशन, पटेल जी ने यहाँ पे पहली बार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात की थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा तो कई बार पूछा भी गया है और पूछा जाता है। उसके बाद में 38 हरिपुरा अधिवेशन, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे अध्यक्षता करने का मौका मिला। इनको फिर से 39 में अध्यक्षता का मौका मिला त्रिपुरी अधिवेशन में, लेकिन बोस और गांधी जी के बीच में मतभेद होने की वजह से फिर बोस को त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि उनके फेवर के एक व्यक्ति थे जिनको कि वो यहाँ पे अध्यक्षता देना चाहते थे। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया जी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस से इस अध्यक्षता वाले चुनाव में हार जाते हैं। ठीक है, मतलब लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग जो हैं, फिर से सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे ज़्यादा वोट दे करके अध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जो है वो अध्यक्षता करें। तो इस बार वो कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी मतलब गांधी जी की हार है। ठीक है, और इस वजह से जो बोस जो है नाराज होकर के अध्यक्षता से त्यागपत्र दे देते हैं और फिर यहाँ पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्षता सौंप दी जाती है। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में पहले अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और आगे चल करके राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में कई और अधिवेशन हुए। इसी बीच में 1940 से लेकर के 45 तक जो अधिवेशन हुए, असल में यहाँ पे अधिवेशन हो नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला समय चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम, ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और ये जो अधिवेशन है ये कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था रामगढ़ में। ये था, सॉरी यहाँ पे मैंने स्थान की जगह पे नाम लिख दिया। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ये रामगढ़ में हो रहा था। ठीक, ये जो 1940 से 45 तक का अधिवेशन है, ये अध्यक्ष के हिसाब से सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1946 जब भारत को आज़ादी मिल रही थी, उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, इतनी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके थे और यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी चर्चा भी मैं कर चुका था। ठीक, अब आप इतना पढ़ चुके हैं तो आप बताते चलिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके अलावा नरम दल गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है बंगाल का विभाजन। ठीक है, कांग्रेस का गठन हम देख चुके हैं। कांग्रेस की गठन और इससे संबंधित गतिविधियों की शुरुआत या इसका जो प्रमुख केंद्र था वो बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र में ही था। बंगाल का जो एरिया है जिसमें कि वर्तमान बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश ये सब कुछ शामिल था, ये एरिया इतना संपन्न एरिया हुआ करता था, इतना एजुकेटेड एरिया हुआ करता था कि राष्ट्रीय आंदोलनों की ज़्यादातर शुरुआत जो है वो इन्हीं एरिया से हुई है। ठीक है, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स या जो कंपनी थी वो ये चाहती थी कि इसको किसी न किसी तरीके से यहाँ पे फूट डाल करके और इनकी जो सामूहिक शक्ति है इसको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाए। और इसी वजह से जो बंगाल का जो विभाजन है इसको एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, 1905 के आसपास। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन, इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं किताबों में अगर आपको 19 जुलाई मिले तो भी बहुत ज़्यादा उसमें समस्या नहीं है।
बस एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, 19 या 20 जुलाई जो भी हो उसको आप टिक करेंगे। अगर दोनों दिया गया हो तो 20 जुलाई 1905 ये ज़्यादा बेहतर आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसको पीएससी ने अपने एग्ज़ाम में आंसर की के रूप में लिया हुआ है पहले, ठीक है। और ये जो विभाजन है ये कब से प्रभावी हुआ है? ये प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, तो 19 या 20 जुलाई जो भी हो इसको आप आंसर ले सकते हैं, लेकिन 20 जुलाई ज़्यादा ठीक आंसर है। इसको पीएससी ने अपने पूर्व परीक्षाओं में इसको आंसर की के रूप में लिया हुआ है, ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। इसको एग्जीक्यूट किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक। अब थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं। देखिए, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का जो समय काल है, जिस समय ये भारत में वायसराय के रूप में काम कर रहा था, ये जो समय है इसको कहा जाता है कि ये भारत में साम्राज्यवाद का एकदम पीक था। मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते थे अंग्रेज अधिकारी। और इन्होंने क्या कहा कि बंगाल वाला जो एरिया है यहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्रोह है या जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो यहीं से उभर करके आ रही हैं, ठीक है। ये उनका ओरिजिन स्रोत है, कह सकते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं का स्रोत कहाँ पर था? बंगाल में था। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कोई समस्या नहीं है कि प्रशासन में दिक्कत हो रही है तो किया जा सकता है भाई, उसमें तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इन्होंने बंगाल का विभाजन कुछ इस तरीके से किया, इनको डेमोग्राफी पता थी, वहाँ पे जो लोगों की जनसंख्या है उसके बारे में आइडिया था कि एक तरफ पूर्वी बंगाल ऐसा एरिया है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन कम है। दूसरी तरफ एक एरिया ऐसा था जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन कम है। इन्होंने कुछ इस तरीके से बॉर्डर डिफाइन किया कि इसी मतलब एक एरिया में हिंदू ज़्यादा हो गए, दूसरे एरिया में मुस्लिम ज़्यादा हो गए। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हिंदू जो है वो मुस्लिमों से नफरत करने लगे और मुस्लिम जो है वो हिंदुओं से नफरत करने लगे दूसरे एरिया में, ठीक है। जो माइनॉरिटी थे वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ मूव करना चाहते थे। अब यहाँ से हिंदू और मुस्लिम वाली स्टोरी शुरू हो जाती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ठीक। अब ये दोनों धर्म या ये दोनों कम्युनिटी जो है वो ये समझने लगती है कि मतलब इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदू को लगता था कि मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो अल्पसंख्यक हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक में है और यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक में है, तो कहीं ना कहीं इनको ये डर रहता था कि इनके अधिकारों का हनन मत हो जाए। जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, जैसे कि इस एरिया में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इस एरिया में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है, तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन मत करें, ऐसा डर होने लगा अल्पसंख्यकों को, ठीक है। और यही डर जो है वो आगे चल करके दोनों के बीच में धार्मिक उन्माद का कारण बनता है, ठीक है, धार्मिक हिंसाओं का कारण भी बन जाता है। तो यही जो प्लान था वो अंग्रेज़ों का था, जो कि कुछ मात्रा में सफल भी रहा था, ठीक। जो गवर्नर जनरल था ये साम्राज्यवादी माइंडसेट का एक गवर्नर था, ठीक। प्रशासनिक सुविधा बताते हुए इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सभी शामिल हुआ करते थे, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने क्या बताया कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या है? प्रशासनिक असुविधा। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो रहा था इसको नष्ट करना ही उनका मुख्य कारण था। बंगाल विभाजन के द्वारा जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने कांग्रेस और जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे इन सभी को कमज़ोर बनाने का काम किया। साथ ही ये मुस्लिम संप्रदायवाद को भी उभारना चाहते थे, ठीक है। और इसी वजह से 20 जुलाई 1905 को कांग्रेस बंगाल के विभाजन की घोषणा की जाती है। ये जो घोषणा है इसके बहिष्कार स्वरूप या इसके विरोध स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है, ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में,
कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होती है और यहीं पर बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है, ठीक है। और साथ ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शुरुआत भी होती है। साथ ही बंगाल विभाजन का बहिष्कार करने का प्रस्ताव जो है वो यहीं पर रखा जाता है। उसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि 16 अक्टूबर 1905 इस दिन से बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। मतलब बंगाल का विभाजन किस तरीके से हुआ था? एक था, इसको कहा गया पूर्वी बंगाल जिसमें वर्तमान बांग्लादेश वाला एरिया शामिल है, और दूसरा था पश्चिम बंगाल। इसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल जो भारत में है वो, साथ ही बंगाल आपका बिहार और उड़ीसा वाला एरिया भी शामिल था, ठीक है। जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है जिसमें वर्तमान वेस्ट बंगाल या हम बंगाल कह लेते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य इसी में शामिल थे, ठीक है। तो ये जो वर्तमान जो बंगाल है, बिहार, उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया कहा जाता था, और वर्तमान जो बांग्लादेश है इसको पूर्वी बंगाल कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका विभाजन किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन जो है वो प्रभावी हो गया था। उसके बाद में 16 अक्टूबर को ही बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। इस दिवस में क्या किया? लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम गाए, इसके अलावा अन्य देशभक्ति गीत गाए, एक दूसरे को राखी बांध रहे थे लोग जो है वो इस मौके पर एक दूसरे को भाईचारे और सौहार्द की भावना से राखी भी बांध रहे थे, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को ही इन्होंने राखी दिवस मनाया, ठीक है। वंदे मातरम गाए, अमार सोनार बांग्ला जो कि बंगाल का पूर्वी बंगाल का या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है, अमार सोनार बांग्ला, ये गीत गाए। इस तरीके से लोगों में अभी भी भाईचारे की भावना तो बनी रही थी, लेकिन अंग्रेज जो है वो इसको ख़त्म करना चाहते थे और केवल बंगाल का विभाजन करने से ये भावनाएं जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी। अंततः लोगों का विरोध इतना बढ़ गया कि 1911 के आसपास सरकार को मजबूरन बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा, ठीक। क्यों? क्योंकि इसी समय एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक। 1911 के आसपास एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना था जिसमें वहाँ के ब्रिटेन के जो राजा हैं जॉर्ज V, वो भारत आने वाले थे। इस समय भारत के जो गवर्नर थे ये चेंज हो गए थे, इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो किंग थे, ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V, वो भारत आने वाले थे, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको डिस्कस की है और साथ ही मैं इसके कुछ पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे आपको नोट करके दे देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ या किस तिथि से प्रभावी हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया, बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 19 या 20 जुलाई 1905 को। इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़, बंगाल विभाजन का कारण क्या था? कारण बताया गया प्रशासनिक असुविधा। प्रशासनिक असुविधा को दूर करने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। लेकिन मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीय चेतना को दबाना, ठीक है। जो अलगाववादी विचारधारा पनप रही थी, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना चाहते थे, इस विचारधारा को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। इस घटना के समय वायसराय या गवर्नर कौन थे? इनका नाम है लॉर्ड कर्जन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। बचपन में हमने सामाजिक विज्ञान में भी, इतिहास में ये पढ़ा हुआ है। लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन के समय आपके वायसराय थे, ठीक है। तो 1905 के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। इसकी
बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905। लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ठीक। बंगाल विभाजन रद्द होने के समय, बंगाल विभाजन रद्द होने के समय गवर्नर कौन थे? तो इस समय गवर्नर चेंज हो गए थे। इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय यहाँ पे बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है। इसको रद्द कब करते हैं? तो 1911 में। ठीक है, 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार, इतिहास में हमको 3 बार दिल्ली दरबार का उल्लेख देखने को मिलता है। दिल्ली दरबार का मतलब था कि ब्रिटेन के जो किंग या क्वीन है वो भारत विजिट करेंगे, भारत घूमने आएंगे, इसीलिए जो दिल्ली में जो भव्य आयोजन किया जाता था इसको दिल्ली दरबार का नाम दिया गया था। ठीक है, तो 1911 में एक दिल्ली दरबार आयोजित किया गया और इस समय जो किंग थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे और इसी के समय में विद्रोह को देखते हुए यहाँ पे बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा विभाजन में कौन कौन से भाग बांटे गए थे? विभाजन के दौरान कौन कौन से भाग बांटे गए थे? तो यहाँ पे एक था पूर्वी और दूसरा था पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल कौन सा एरिया है? तो ये जो वर्तमान बांग्लादेश वाला एरिया है ये शामिल था। और पश्चिम बंगाल में वर्तमान वेस्ट बंगाल, भारत में जो वेस्ट बंगाल नाम से एक स्टेट है ये, साथ ही बिहार और उड़ीसा, ये सभी शामिल थे। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिम बंगाल में इसका विभाजन किया गया था। ठीक, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? यहाँ पे इसकी राजधानी थी कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका। ठीक है, आज भी मतलब जो कैपिटल है वो चेंज नहीं हुए हैं। ठीक, जो पूर्वी बंगाल वाला एरिया था ये कैसा एरिया था? ये था मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल वाला हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है, इसी तरीके से इसको लागू किया गया था। इसके अलावा जो प्रमुख कार्यक्रम थे, जैसे कि बंगाल विभाजन से जो नाराज लोग थे उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप क्या क्या किया गया? तो यहाँ पे 16 अक्टूबर को ही राखी मनाया गया, राखी दिवस। 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस कहा जाता है। ठीक है, इस दिन लागू होने की वजह से इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो राखी दिवस पूछा जाए, शोक दिवस पूछा जाए, दोनों एक ही है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे वंदे मातरम गीत गाए गए। अमार सोनार बांग्ला, जो आगे चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ये सारे गीत गाए गए। इसके अलावा स्वदेशी अपनाने की बात की गई, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ये सारे जो आंदोलन विरोध स्वरूप जो कार्य थे ये हमें देखने को मिलते हैं 16 अक्टूबर के बाद से। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम यहाँ पे नोट करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 1905 में जो कांग्रेस में अधिवेशन हो रहे थे, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जुलाई और ये जो अक्टूबर का महीना है ये तो दिसंबर से पहले आ गया है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर में। ठीक है, और जुलाई या अक्टूबर में इन्होंने
बंगाल की जनता ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कर ही दिया था। इसको केवल केवल एक आधिकारिक रूप से समर्थन दिया जाता है दिसंबर के महीने में, जब अधिवेशन शुरू होता है। ठीक है। इसके अलावा जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जो इस पूरे आंदोलन को देश भर में फैलाने का प्रयास किया इन्होंने। ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग इसको लीड कर रहे थे। ठीक। जैसे कि पंजाब में अजीत सिंह थे, यूपी वाले एरिया में लाला लाजपत राय थे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, दिल्ली में सर सैयद अहमद खां थे। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में बंगाल विभाजन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है। तो जागरूकता ही यहाँ पे एकमात्र उपाय था, और साथ ही जो प्रतिक्रिया स्वरूप ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, राखी दिवस, शोक दिवस, वंदे मातरम, आवाज सोनार बांग्ला, स्वदेशी आंदोलन, ये सारे कार्यक्रम हर जगह फैलाए जा रहे थे। ठीक। अब इसमें जो एग्ज़ाम के हिसाब से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो हमने कंप्लीट कर ली हैं। बस एक और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ये जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसको भारत का पहला जन आंदोलन कहा जाता है। भारत का पहला जन आंदोलन किसको? स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में निर्मित चीज़ों को उपयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है। तो बंगाल विभाजन के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आपको किताबों में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते चलेंगे, उसको आप चाहें तो इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो बंगाल विभाजन के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद में नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मुस्लिम लीग। ठीक है। 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन होता है, और मुस्लिम लीग जो है वो भारत के विभाजन का कारण बनता है आगे चल करके। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग, इसका गठन होता है 1906 में। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मुस्लिम लीग 1906 में गठित हुआ। अभी अभी जस्ट 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन में हमने क्या देखा था कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जाति के मुस्लिम समाज के लोग अधिक हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के लोग अधिक हैं। जो पूर्वी बंगाल था वहीं पे उसकी राजधानी थी ढाका। ढाका में ही वहाँ के नवाब उस समय हुआ करते थे, इनका नाम था सलीमुल्लाह खां। ठीक है। स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, विभाजन कब हुआ था? 1905 में। पूर्वी बंगाल में इस समय यहाँ के नवाब थे, इनका नाम है सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां। ठीक। अब आपको पता है पूर्वी बंगाल कैसा एरिया था, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक। अब इन्होंने, सलीमुल्लाह खां ने क्या किया, देश भर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनको इनके हितों की रक्षा करने के लिए, ऐसा कहा गया कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। जैसे कि कांग्रेस देश भर में एक संगठन के रूप में कार्य कर रही है, वैसे ही राजनीतिक मंच पे अपनी आवाज़ एक साथ रखने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है, और इस संगठन को ही आगे चल करके मुस्लिम लीग नाम दिया जाता है। ठीक है। तो पूर्वी बंगाल के जो नवाब हैं सलीमुल्लाह खां, इसके साथ में एक और व्यक्ति थे, इनका नाम है आगा खां। आगा खां। जब पूरा देश एक था, मतलब जब बंगाल के विभाजन नहीं हुआ था, तो ये सभी लोग भारत के हितों के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, एक तरफ मुस्लिम जनसंख्या अधिक हो जाती है, तो जैसा कि अंग्रेज़ों ने सोचा था कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जाए, तो उस फूट डालने का जो सफलता है वो मुस्लिम लीग के रूप में अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नाम से एक संगठन का निर्माण क्यों किया जाता है,
क्योंकि पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल एरिया था। यहाँ पे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था नवाब सलीमुल्लाह खां। अंग्रेज़ों के प्रभाव में आकर के इन्होंने एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना का प्रयास किया जो कि कांग्रेस को टक्कर दे सके। ठीक है, वैश्विक मंच पे कांग्रेस को टक्कर देने के लिए इन्होंने एक मुस्लिम समाज के लोगों के लिए हितों की रक्षा के लिए एक दल का गठन करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में एक दल का गठन होता है। इसका नाम क्या पड़ा? मुस्लिम लीग। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को पूर्वी बंगाल के ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक, इस दिन मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बनाया जाता है लखनऊ में। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। सदस्यों की बात मैं कर चुका हूँ, सलीमुल्लाह खां, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां। आगा खां ये इसके संस्थापक सदस्यों में थे। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत भर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनके हितों की रक्षा करना, राजनीति के क्षेत्र में उनको आगे लेकर के जाना और साथ ही ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बनाए रखना या उसको बढ़ाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग बनाने के पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का ही दिमाग था। ठीक है, उन्होंने सलीमुल्लाह खां को अप्रोच किया है, उसके बाद में उनको एक सजेशन दिया है कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए आपको अलग से एक दल का गठन करना चाहिए। और इसी वजह से सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिल करके वहाँ की जनता से आग्रह किया कि हम एक ऐसा संस्था बनाना चाहते हैं। जब उनको सपोर्ट मिला तब जाकर के इन्होंने मुस्लिम लीग नाम से एक संस्था का गठन भी कर लिया। उसके बाद में 1908 में आगा खां को यहाँ पर परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाता है। आगा खां यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। आगा खां, इनको क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष। आगा खां को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रथम अधिवेशन है ये 1906 में ढाका में ही हुआ था। जब बनाया गया था उसी समय इसका पहला अधिवेशन हो गया था। लेकिन आगे चल करके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनमें कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? 1909 का जो अधिवेशन था, 1909 का जो अधिवेशन था यहीं पे इन्होंने एक डिमांड रखी थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए। मतलब कुछ एरिया ऐसे होने चाहिए जहाँ पे इलेक्शन में केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सके और मुसलमान लोग ही उसके लिए वोट दे सकें। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पृथक निर्वाचक मंडल। इसकी जो डिमांड है कब की गई थी? तो 1906 में जो ढाका का अधिवेशन हुआ था ना, यहीं पे ही एक इन्होंने डिमांड रखी थी पृथक निर्वाचक मंडल की। पृथक निर्वाचक मंडल। पृथक निर्वाचक मंडल क्या है? इसको बस ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे आज के समय में जब इलेक्शन कहीं पे होते हैं, चाहे वो पार्षद के हो या आपके विधायक के हों या लोकसभा सदस्य के हों, कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता है और देश भर के लोग या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आने वाले लोग, सभी लोग उनके लिए वोट डालते हैं। चाहे किसी भी प्रतिनिधि के लिए वोट डालें, लेकिन सभी मिल करके एक व्यक्ति के लिए अपने अपने पसंद के वोट दे सकते हैं। ठीक है, अपने अपने पसंद के व्यक्तियों के लिए एक एक वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि जिस समुदाय का व्यक्ति है, मान लो मुस्लिम समुदाय का ही एक कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा होगा और उसी समुदाय के लोग किसी समुदाय का व्यक्ति या कैंडिडेट या प्रत्याशी और उसी समुदाय के मतदाता होंगे। मान लो अगर कोई सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व की गई है तो उसमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो सकता है और साथ ही जो वोटर्स होंगे वो भी मुसलमान होंगे। गैर मुस्लिमों को वहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा।
इसको कहा जाता है पृथक निर्वाचक मंडल। तो 1906 में इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी और 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, इसमें से मार्ले आपके भारत सचिव हैं जो ब्रिटेन की संसद में बैठते हैं, और मिंटो जो है वो भारत के गवर्नर हैं, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर जो प्रस्ताव पारित किया है इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इस सुधार में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति दे दी गई। पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकृति दे दी गई, ठीक है। तो 1906 में जो मुस्लिम लीग बना उसने कहीं ना कहीं देश भर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का काम किया। शुरुआत में तो लोग इसको लाइटली ले रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल की डिमांड की गई और इसको स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद में लोग जो है वो मुसलमानों से नाराज़ होने लगे थे कि आप देश की एकता अखंडता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं केवल मुसलमानों की ही इसमें जिम्मेदारी नहीं थी, ब्रिटिशर्स जो है वो उनको भड़काने का प्रयास कर रहे थे, और जो कुछ मौका परस्त जो लीडर थे उन्होंने इस शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपनी ईमानदारी को यहाँ पे क्या किया, गिरवी रख दिया, ठीक है। और उसी श्रेणी में यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी जाती है। आगे चल करके 1907 और 1908 यहाँ पे भी कुछ अधिवेशन होते हैं। 1907 में एक अधिवेशन हुआ था कराची में। 1907 ये किसका अधिवेशन है? मुस्लिम लीग का। 1907 में इनका कराची अधिवेशन होता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और 1908 में इनका अमृतसर अधिवेशन होता है। जैसे कि कांग्रेस अपना अधिवेशन करती थी हर वर्ष, उसी की तर्ज पर ये भी हर वर्ष अपना अधिवेशन करना चाहते थे, ठीक है। तो 1906 में लखनऊ, 1907 कराची, 1908 में अमृतसर अधिवेशन होते हैं। 1906 में ही पृथक निर्वाचक मंडल की डिमांड की जाती है और 1909 में इसको पास कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, खास करके जो पहला मीटिंग है और उसका जो क्या आउटकम निकला है ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। आज हमने बंगाल का विभाजन देखा और मुस्लिम लीग का गठन और साथ ही पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके आगे कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं आधुनिक इतिहास में उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।